के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही, रामबन जिले में 3 की मौत, 40 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर के सांबा में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रहे युवकों की गाड़ी गैस टैंकर से टकराई, 2 की मौत, 1 घायल। नोएडा के गौर सिटी सोसाइटी के पास फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। एक तरफा प्यार में बिजनौर के सिरफिरे युवक ने दिया खौफनाक वारदात को अंजाम, शादी से 10 दिन पहले युवती की गोली मारकर हत्या। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में कारोबारी ने की खुदकुशी, फंदे पर लटकी मिली डेड बॉडी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। तेज रफ्तार डंपर ने मॉप्ट को मारी टक्कर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तेज रफ्तार डंपर ने मॉप्ट को टक्कर मार दी है। हादसे में मॉप्ट सवारी 1 की मौत हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल है। खबर भोजपुर से, जहां जगदीशपुर विधानसभा के भावी विधायक और आरजेडी के वरिष्ठ नेता नीरज रॉय ने एक बयान देते हुए कहा कि जगदीशपुर विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार में इस बार आरजेडी का परचम लहराने वाला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है और सारी पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। आप जिस पार्टी से आते हैं, बिहार में सबसे बड़ा दल पिछले चुनाव में सीटें सबसे ज़्यादा उस पार्टी को मिली थी और इस बार का चुनाव बिल्कुल अब 4-5 महीने में होने वाला है। किस तरीके की तैयारी चल रही है आरजेडी की तरफ से? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी तो है ही बिहार में और सबसे बड़ा जन सरोकार का भी कार्य हमारी पार्टी करती है। आने भी वाले जो चुनाव में होने वाले हैं जो 2025 में, उसमें भी हमारी पार्टी पूरे तरीके से सजग तैयारी के साथ विधानसभा में उतरने वाली है। हमारा जो भी उद्देश्य होता है वो रोज़गार से संबंधित होता है, अस्पताल से संबंधित होता है, शिक्षा से संबंधित होता है। क्योंकि आज के डेट में चाहे आप विधानसभा को देखें या मतलब प्रदेश को देखें, समस्या सबसे बड़ी जटिल जो हो गई है वो रोज़गार की हो गई है। आज रोज़गार न होने के कारण बिहार से बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं। विधानसभा में भी बहुत सारे लोग अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ भद्दी भद्दी गालियाँ सुनने को मिलती है। आज हम यदि सजग हो जाएं और एक अच्छी सरकार बना लें तो बिहार से पलायन रुक सकता है। जी, तेजस्वी जी एक युवा है और युवाओं की बात करते हैं। अभी बिहार में उनका कद लगातार बढ़ रहा है और लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। इस चीज़ का कितना बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है विधानसभा चुनाव में और पार्टी क्या फिर से करिश्मा दोहराने वाली है 2025 के चुनाव में? और नीतीश बाबू जो दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने बहुत सारा काम किया है, सुशासन बाबू का तमगा उनको मिला है, क्या आपको लगता है कि आरजेडी पुनः सत्ता में जोरदार वापसी करने वाली है 2025 में? देखिए, वापसी तो होनी निश्चित है। इसका मुख्य कारण है कि बहुत कम समय में माननीय तेजस्वी जी ने जो रोज़गार बांटा है बिहार वासियों को, आज तक नीतीश कुमार की सरकार ने नहीं बांटा था। अब कहा जाए ना, पिछलग्गू सरकार जब देख लिया गया कि तेजस्वी जी ने जो ये कारवा बांध दिया रोज़गार का, तो देखा हिसकी ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन देखा हिसकी कितने दिनों तक आप करेंगे? जनता समझ चुकी है कि आप बेवकूफ़ बनाने के कगार पे आ चुके हैं और बेवकूफ़ बना के कब तक जनता को लूटिएगा? तो युवा तेजस्वी जो हैं वो युवा सोच वाले हैं। क्या ज़रूरत है बिहार को वो समझ रहे हैं। और नीतीश कुमार तो 2 पहिए पे चलने वाले व्यक्ति हैं, एक केंद्र में बैठा हुआ है और एक बिहार में बैठा हुआ है। तो इनकी पहिया कब डगमगा जाएगी इनको खुद नहीं पता है। आए दिन ये डर लगा रहता है कि कब बिहार में सरकार गिर जाएगी। ये चोली दामन का साथ हो गया है नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी का। ना नरेंद्र मोदी का कोई पता है कि किनके साथ गठबंधन होगा, ना नीतीश कुमार को पता है। तो ये तो कुर्सी कुमार हो गए हैं। कुर्सी चाहिए, बिहार दलदल में चला जाए, लेकिन इनको कुर्सी प्यारी है, इनको केवल कुर्सी से प्यार है, रोज़गार से मतलब नहीं है।
आज के युवा शिक्षित हो रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। आज अस्पताल की हालत जर्जर हो गई है जगदीशपुर में, मैं देख रहा हूँ। मैं यहाँ का लगातार सर्वे कर रहा हूँ, पर्सनली जा करके डोर कैंपेनिंग के माध्यम से मैं अस्पताल और शिक्षा दोनों की व्यवस्था में देख रहा हूँ। कुछ नहीं है, कारण है बिहार सरकार। जगदीशपुर की बात आपने की और जगदीशपुर विधानसभा से आप लगातार सक्रिय है, कई वर्षों से लगे हुए हैं। जगदीशपुर के तमाम जो मुद्दे हैं, जो प्राथमिक स्तर से लेकर और बड़े स्तर तक की जो भी मुद्दे हैं या जो भी विकास कार्य है, उस पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। जो जो चीजें छूट रही है उसमें सबसे प्रमुख आपका क्या है? अगर आप जगदीशपुर विधानसभा से विधायक के तौर पर आते हैं और चुनाव जीतकर अगर आप पटना पहुंचते हैं विधानसभा में, तो सबसे प्रमुख क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर आप फोकस करेंगे और उनको आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? देखिए, हमारा जो ज़िला है वो खेती से संबंधित है। हमारा जो गांव हुआ ये किसान प्रधान है। हमारे यहाँ खेती है तो सब खुश हैं, खेती नहीं है तो सब बेबस हो जाते हैं। हमारा पहला जो काम होगा वो किसान से संबंधित होगा। किसान को समस्या क्या हो रही है कि आज जो बड़े बड़े नहर बनाए गए हैं उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। दूसरे ज़िला से जो कनेक्टिंग हमारा बोरिंग का कनेक्टिविटी होता है, लाइट का कनेक्टिविटी होता है, चैनल्स का कनेक्टिविटी होता है, वो विधानसभा तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। उसका कारण है कि कुछ दिनों पहले और आए दिन खेतों में आग लग जा रही है। उसका कारण है कि बोरिंग नहीं होने के कारण हम अपने खेत में प्रॉपर पानी नहीं दे पा रहे हैं और उपज हमारी ख़राब हो रही है। हम केवल गेहूं और धान में रह गए हैं। इसके आगे हमारी सोच को बंद कर दिया गया है। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि हमारे यहाँ 36 पंचायत है और लगभग 20 से 25 हमारे वार्ड आते हैं, उससे अधिक ही है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे हर पंचायत में एक कम से कम ट्यूबवेल की व्यवस्था हो, हर पंचायत में एक कम से कम ट्रांसफार्मर की व्यवस्था हो और जितने भी हमारे कनेक्टिंग गांव हैं वहाँ किसी भी प्रकार का सरकारी आपदा आता है तो सरकार उस पर कड़ा प्रतिवेदन देते हुए मुआवजे की प्रक्रिया को बरकरार रखे। जैसे कि हमें आए दिन आंदोलन करना पड़ता है, सड़कों पे उतरना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तो सरकार क्या अंधी हो चुकी है? सरकार को नहीं दिख रहा है कि पूरे बिहार में कोहराम मचा हुआ जो बारिश अभी हुआ है जी, इसके बावजूद भी हम लोग को धरना देना पड़े, तो ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। फसलों को काफी नुकसान हुआ, हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। पटना में बैठ करके रोटी तोड़ने वाले, जब तक बिहार के इन सब जिलों से खेती और अनाज नहीं होगा तो आप खाएंगे कहाँ से? और उसी आप किसान को बदहाली में छोड़ करके चले जाते हैं। हमें केवल ये सुझाव देते हैं कि आप गेहूँ उगाइए, धान उगाइए। हम उगाएंगे कैसे? हमें सुविधा भी तो देनी चाहिए ना। हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं है, हमारे पास लाइट की सुविधा नहीं है। हमने प्लान किया हुआ है, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेता होना अलग बात है, वहाँ का जनप्रतिनिधि होना, उनके दिलों में बसना एक अलग बात होती है। सरकार का काम होता है कि हर लोगों से परिचित हो, हर लोगों की समस्या को जाने। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि सरकार के पास हमारे मुद्दे जा ही नहीं पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं उनको नहीं पता है कि हमारा कार्यक्षेत्र क्या है। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, केवल जगदीशपुर ही एक विधानसभा नहीं है, पूरे विधानसभा 243 जो भी हैं सबके साथ यही हालत है। चुनाव जब आता है तो नेताजी लोग आते हैं और कहते हैं कि हम आपको किसान के लिए ये कर देंगे, स्कूल के लिए ये कर देंगे, अस्पताल के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था दे देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पटना के आवास में जाके बैठ जाते हैं। वर्तमान में जो विधायक हैं जगदीशपुर के, उनके खिलाफ भी काफ़ी लोग आवाज़ें उठा रहे हैं और सबसे आश्चर्य की बात है कि पार्टी से भी आवाज़ें उठ रही हैं। आप इसमें कहाँ कमी देख रहे हैं? इसके पीछे आखिर क्या उद्देश्य है लोगों का? लोग कह रहे हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए, नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नए लोगों की जब बात आती है तो पब्लिक में एक चीज़ ज़रूर आता है, वो नए लोग के डिमांड करते क्यों हैं? शायद उससे वो उब चुके हैं या उनके कहे हुए बातों पर वो नहीं उतरते हैं, उस तरीके से काम नहीं हुआ है, उस तरह से काम नहीं हुआ होगा। ये सब रीज़न हुआ होगा जिस कारण वो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। हम उन पर कोई विरोध जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही मुद्दा है कि जनता यहाँ पर गलत है, जगदीशपुर की पब्लिक गलत है, जो ऐसे हाथों में सत्ता को बार बार दे देती है, जिसके लिए उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ता है कि हमारे फसल कैसे उगाए जाएं, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कैसे की जाए। आपके अंदर वोट पावर है, आपको ज़रूरत नहीं है ये कहने के लिए कि विधायक जी हमको ये दे दीजिए, विधायक जी हमको वो दे दीजिए। आप लड़ के उनसे लीजिए। और मैं जब भी ऐसा कुछ करूँगा
तो मेरा सीधा एक राइट होगा कि आप इस बार जगदीशपुर विधानसभा में आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से इस बार का चुनाव रहने वाला है जगदीशपुर के लिए? देखिए, जगदीशपुर का रोड मैप में मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी किसान का है और सभी पंचायत में ट्रांसफार्मर हो और ट्यूबवेल की व्यवस्था हो। हर एक पंचायत में एक एक ट्यूबवेल और एक एक ट्रांसफार्मर किसानों के लिए। उसके बाद जो गेहूं और धान की खेती होती है, इसके उपरांत हमने 2-3 खेतियों के बारे में सोच रखा है, जिसके लिए हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हर पंचायत में कैंप करेंगे और किसान को उनके अधिकार से रूबरू कराएंगे। तेजस्वी जी भी लगातार सभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। अभी हाल ही में वो जगदीशपुर में भी आए हुए थे, ब्रह्मपुर विधानसभा में भी गए हुए थे। ये जो आम लोगों से जुड़ने का उनका ये जो एक नया स्टाइल है, या फिर वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुने, कितना फ़ायदा मिलने वाला है चुनाव में इसको? देखिए, माननीय तेजस्वी जी जो हैं वो युवा के बढ़ते हुए चेहरे हैं। उन्होंने युवा के लिए हैं केवल नहीं, उन्होंने हर समाज के हर तबके के लोगों को सम्मान देने का काम किया। और आने वाले जो विधानसभा में मैं देख रहा हूं पर्सनली, चूँकि मैं उनकी कमेटी में काम कर चुका हूं, प्रदेश कमेटी में भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है और उनसे मैं रूबरू हूं कि उनकी सोच क्या है। आज के डेट में उनकी जो सोच है वो किसी जात पात से संबंधित नहीं है। उनकी केवल इतनी ही सोच है कि हर जो युवा है वो शिक्षित हो, हर जो युवा है जो बेरोजगार है उसको रोज़गार मिले और किसी भी प्रकार की गांव से लेकर के शहर तक में कोई कमी दिक्कत ना दिखे। और अपराध मुक्त बिहार बनाने का उनका संकल्प है और उन्हीं के संकल्पों के साथ मैं उनके सभी जो माई बहन योजना से लेकर के और जो युवाओं के लिए जो फॉर्म भरने के समय में फ्री में फॉर्म भरा जाएगा, प्लस और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, ट्रेनों में जो है भाड़े नहीं लिए जाएंगे, इस तरह का जो उनका लाभान्वित करने वाला जो प्लान है ये वाकई में बहुत साकार होने वाला है और बहुत जल्द दिखने वाला है इसका असर। और अंतिम सवाल की, क्या नीतीश जी की विदाई तय है इस चुनाव में? ये तो बिहार की जनता ने मान लिया है, ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में। और नीतीश कुमार तो किस तरह के मुख्यमंत्री हैं तो कहने की ज़रूरत है नहीं। बैसाखियों पर चलने वाला हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। यही तो डबल इंजन की सरकार है। आप देख लीजिए कि किस तरह से बदहाली के साथ अपराध बढ़ते जा रहा है बिहार में। आए दिन डाटा आपसे बेहतर तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इनके डाटा को आप निकाल लीजिए और क्राइम रिपोर्ट देख लीजिए, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, आए दिन आपको हर चीज घटता हुआ दिखेगा, हर चीज अपराध बढ़ता जा रहा है। सवाल मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, NH 102 ये है, या फिर जगदीशपुर का जो आप मुख्य सड़क की बात कर ले, इतनी दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं और प्रशासन पूरी तरह से विफल है, कोई नियम कानून का पालन नहीं हो रहा है। इसके पीछे अब क्या? इसमें सबसे बड़ा कारण मैं नीतीश कुमार जी को मानता हूँ। सरकार में अफसरशाही चरम सीमे पर चल रही है, चाहे वो आरा हो या पटना हो या कोई भी विभिन्न जिला हो। कोई भी प्रशासन अपने हद में काम नहीं कर रहा है, मर्यादा तोड़ के काम किया जा रहा है और कारण हो रहा है कि आए दिन दुर्घटना हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, मर्डर हो रहा है, छिनतई हो रही है। इसके बावजूद भी तो जो सरकार में वो लोग कहते हैं कि लालू जी का जब सरकार था तो जंगल राज था। आज आप देख लीजिए लालू जी की सरकार के बारे में यदि वो इस तरह से ढिंडोरा पीटते हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि लालू जी के समय का ग्राफ निकाल लीजिए और आज के डेट का ग्राफ निकाल लीजिए, क्राइम ग्राफ हो या नीति आयोग की रिपोर्ट निकाल लीजिए, कहाँ चला गया है बिहार। शर्म आनी चाहिए ऐसे NDA सरकार वालों को जो इस तरह से कहते हैं कि लालू जी का बार बार ठिकरा फोड़ते रहते हैं कि लालू जी ने ये किया, लालू जी ने वो किया। आपने क्या किया? अपराध के ग्राफ को आसमान पर पहुँचा दिया है। आए दिन 10-12 घटनाएँ होती हैं बिहार में और मैं तो कहता हूं कि बड़े ज़िले में, पटना जैसे बड़े शहरों में आपराधिक घटनाओं को आए दिन अंजाम दिया जा रहा है। उस पर तो इनकी सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो पुरानी बातों को लेकर के, पुरानी बातों में भी ऐसी क्या बात थी? आज ग्राफ निकाल के देख लीजिए, पहले बिहार में ज़्यादा अपराधी होते थे या आज के डेट में अपराधी हैं। ये सब बनी बनाई बातें हैं क्योंकि लालू जी के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज लालू जी बिहार में हैं तो इनकी राजनीति की रोटी चल रही है। कल बिहार से वो संन्यास ले लेंगे तो देखिएगा कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। और लालू जी का जो चालीसा होता है वो भाजपा वालों ने रट लिया है। तो लालू चालीसा हैं तो ये बिहार में हैं, लालू चालीसा नहीं करेंगे तो इनकी राजनीति शून्य है। अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा नाम नीरज राय हुआ, जगदीशपुर से आते हैं। चलिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के प्रमुख राज ठाकरे के ताजे बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ राजनीतिक रूप से एक साथ होने की इच्छा जाहिर की। इस पर अब शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत का बयान भी सामने आया है, सुनिए। कि राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। हम सालों साल एक साथ रहे हैं
आज भी हमारा वो रिश्ता कायम है, भाई का, मित्रों का वो रिश्ता आज भी हमारा कायम है, वो टूटा नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात करती है तो अपने पार्टी चीफ से पूछ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है। दोनों भाई तय करेंगे। और हमने उद्धव जी की बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए हमको अगर एक साथ आना पड़े तो हम हमारे जो भी मतभेद है वो हम भूल सकते हैं। थैंक यू। उन्होंने कहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन पे देयर इज नो टर्म्स एंड कोई टर्म्स एंड कंडीशन की बात उद्धव ठाकरे साहब ने नहीं की है। आप समझ उतनी उद्धव जी ने क्या कहा है, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सत्ता पार्टी में है, वो अपने आप को महाराष्ट्र के बहुत बड़े हितकारी समझते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के शत्रु है, दुश्मन है, वो महाराष्ट्र तोड़ना चाहते हैं, मराठी स्वाभिमान पर हमला करना चाहते हैं। बालासाहेब ठाकरे जी की शिवसेना इसलिए तोड़ी कि महाराष्ट्र स्वाभिमान को खत्म करे। ऐसी किसी भी राजनीतिक दल के साथ हमारा संबंध नहीं होना चाहिए, तभी हम सच्चे महाराष्ट्र भक्त बन सकते हैं। और ये कोई कंडीशन नहीं है ना, ये हमारे राज्य के लोगों की भावना है, यही व्यक्ति है और क्या है। गठबंधन का अगला पार्ट कब दिखाई देगा? क्योंकि उनको ईडी सीडी इनके सामने जाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको अपनी सहयोगी पार्टी के साथ सम्मान से जगह बनानी पड़ेगी। ये चैलेंज नहीं हो सकता सर? बड़ा कोई चैलेंज नहीं सर। डिक्टेटरशिप जो है इस देश में चल रही है और महाराष्ट्र में जिस प्रकार का राज चल रहा है उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ आना जरूरी है। राउत साहब गठबंधन का अगला पार्ट कब दिखाई देगा? राज ठाकरे उद्धव अब तक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई, अब तक सिर्फ इमोशनल। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर बरेली से, जहां अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के पीछे झाड़ियों में 1 साल की बच्ची मिली है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मामले में जुट गई है। पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया। बच्ची का इलाज जिला अस्पताल के बच्चे वार्ड में चल रहा है। वहीं स्टाफ नर्स ने बताया कि बच्चे के होंठ पर चोट के निशान हैं। डॉक्टर बच्ची मिली है, क्या कितनी वर्ष की है, क्या नाम? हाँ, एक अननोन बच्ची को लेकर हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह कोतवाली लेकर आए थे सुबह 8:30 बजे। जो कोई व्यक्ति दिशा पाटनी के घर के पीछे झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला था। लड़की है। कितनी बच्ची लगभग उसकी उम्र है 1 साल। इसमें कोई चोट के निशान नहीं, चोट के तो कोई निशान नहीं थे, बस कोई छोड़ के गया हुआ है। भर्ती कर लिया, बच्चा वार्ड में भर्ती कर दिया है। बाकी पुलिस सूचना कोतवाली भेज दी। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में पानी की बर्बादी और चोरी रोकने के लिए सरकार ने GPS वाले 1000 पानी के टैंकर शुरू करने का फैसला किया है। ये टैंकर दिल्ली के उन इलाकों में पानी पहुंचाएंगे जहां पानी की कमी है। इन टैंकरों में GPS सिस्टम लगा है, जिससे उनकी निगरानी की जा सकेगी। ये कदम प्रधानमंत्री मोदी के सभी को पानी समय पर
बता दें कि ये कदम प्रधानमंत्री मोदी के सभी को पानी समय पर पहुंचाने की विजन को पूरा करना है। कोई इसकी जानकारी नहीं थी, कोई इसका मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। हमने केवल इतना किया है कि पूरी निगरानी होगी, सरकार पूरी पेमेंट करेगी, मगर उसके बदले में काम भी चाहिए। तो जिसको जो पॉइंट दिए जाएंगे, जो उसको लोकेशन दी जाएंगे, अगर एक दिन में उसको 9 ट्रिप करने, 10 ट्रिप करने, उसको लोकेशन दी जाएगी। वो जहाँ पर भी जाएंगे उसकी पूरी निगरानी होगी ऐप के थ्रू। ना केवल सरकार बल्कि दिल्ली की सारी जनता उस ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे अपने एरिया में कहाँ पे टैंकर जा रहा है, किस वो लोकेशन में जा रहा है, ये सारा देख सकता है। जैसे हम बहुत सारी ऐप होती है स्विगी की, जोमेटो की, उसमें देखते हैं कि ड्राइवर कब आया, डिलीवरी लेकर कहाँ पहुँचा, ऐसी टैंकर को भी देख पाएंगे। एक बात उसमें एक और बात है कि अगर टैंकर अपने पॉइंट पे पहुँचता है, वहाँ पर पानी उसने उतारा या नहीं उतारा, इसके लिए अभी हमने कहा है कि सेंसर भी लगाएंगे। अभी तक नहीं लगे सेंसर, मगर टैंकर में सेंसर भी लगाएंगे ताकि वो सेंसर हमें बताएगा कि पानी कितना कम हुआ है, कौन से पॉइंट पे कितना पानी कम हुआ है। तो खाली वो अपने पॉइंट पे पहुंच ही नहीं रहा, खाली पहुंच के और वो वहाँ से अगले पॉइंट पे चला जाए बिना पानी दिए और उसको पेमेंट मिल जाए, ये भी नहीं होगा। तो वो सेंसर ये बताएगा कि पानी उसने कितना वहाँ पे कम हुआ है। तो ये सेंसर अभी हमने लगाने के लिए बोल दिया है। वो सेंसर भी सारे टैंकर में चले जाएंगे, उसमें लग जाएंगे। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, क्योंकि सरकार को बने अभी केवल 2 महीने हुए हैं, हम ये शॉर्ट टर्म में जो काम कर सकते थे दिल्ली को पानी की सेवा देने का, उतना कर रहे हैं। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान कि दिल्ली के हर घर में उसको नल से ही पानी मिले, ताकि धीरे धीरे टैंकर व्यवस्था को कम करेंगे। टैंकर ना केवल लोगों के घरों में जाता है, बल्कि जितने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ये हमारी सरकार का ट्रांसपेरेंसी मॉडल है, गुड गवर्नेंस मॉडल है, जिसको हमने शुरू किया है। नेता दावा करते हैं लंदन पेरिस का, लेकिन आपकी जो लिस्ट है टैंकर तक बनाने की बात। देखिए, लंदन पेरिस जो है वो अपनी जगह है, तो कभी लंदन पेरिस नहीं बन सकता, कभी पेरिस लंदन नहीं बन सकता। सबके अपने अपनी जगह की खासियत है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना इतिहास है। हमारे दिल्ली में यमुना मैया बहती है, तो वहाँ पर कोई और उनकी नदियाँ बहती है। हमको यमुना को साफ करना है, उनको थेम्स को साफ करना है। तो हम दिल्ली को सुंदर, सुरक्षित, एक जो है रहने लायक, सारी धूल मुक्त, सारा कीचड़ मुक्त, एक अच्छा रिवर फ्रंट हो, सारी सड़कें अच्छी हो, फ्लाईओवर पे गंदगी ना हो, फ्लाईओवर के नीचे एक अच्छा ब्यूटिफिकेशन हो, सारे पार्क अच्छे हो, सेंटर वर्ज अच्छे हो, सारी लाइटें जलती रहे, कोई भी डार्क स्पॉट ना हो। ये सारे काम हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसको हम बिल्कुल समयबद्ध तरीके से हम पूरा करें। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां ग्राम पंचायत कम्हेरिया में अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया, जिसके बाद क्षतिग्रस्त मूर्ति देख नाराज ग्रामीणों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं सूचना मिलते ही गांव में तत्काल पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाते हुए नई मूर्ति स्थापित करने और दोषी को जल्द ही हिरासत में लेकर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। थाना रायपुर के खमरिया गांव में किसी असामाजिक तत्व द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्विलांस टीम भी लगाई गई है तथा नई मूर्ति स्थापित किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है। बताया जा रहा है कि यहाँ पूर्व में भी तोड़ी गई थी 2 बार। सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए सर्विलांस टीम लगा के यहाँ पे कड़ी से कार्रवाई, मुलजिम को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कब की टूटी है मूर्ति सर? अम्बेडकर जी का प्रतिमा टूटा हुआ है। कब का टूटा हुआ? रात में। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि प्रशासन इसको खोजे और मूर्ति जो तोड़ा है उसको कड़ी से कड़ी सजाए। पहले भी सुनने में आता है मूर्ति टूटी गई थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।